सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और अगर आप हुक्मरान जमात में हो तब तो आपका हाफजा यकीनन छिन जाना चाहिए, लेकिन अगर ये काम पीटीआई लोगों के साथ हो जाता तो हाथ पल्ले कुछ रहने नहीं था, क्योंकि तो इनकी सारी तकरीरें ही माजी के झरोकों से। ये मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गाने अगर इनसे छिन गए तो फिर ये करेंगे क्या? कौन सा मंजन बेचेंगे? आप इनसे कोई सवाल पूछ लीजिए, आप इनसे कोई सवाल पूछ लीजिए, जवाब आपको शुरू करेंगे सन 1970 से। जवाब आपको यही मिलेगा कि जी 70 सालों में पाकिस्तान को जो लूटा गया है, और भाई पाकिस्तान को 70 सालों में जिन लोगों ने लूटा है उनमें से कुछ चाचे मामे आपके आगे पीछे हैं जिनको मफलर पहना करके आपने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करवाई थी। आज जरा थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ आपको प्रोग्राम फील होगा, इसलिए कि हमने इस पर मईशत पर तबाह आजमाई करने की कोशिश भी की है। और कैसा लगेगा वो एक आदमी मईशत पर तबाह आजमाई करते हुए जो बीकॉम में फेल हुआ हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकायदा नकल की और उसके बावजूद मुंह के बल गिरा। तो यूं आप मुझे गवर्नर केपीके का आप यूं समझिए कि हम रुतबा ही कह सकते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझ पर तबर्रे इतने नहीं हुए, मैं सियासत के खारजार में मैं नहीं इतना ख्वार हुआ जितना गवर्नर केपीके फरमा रहे थे कि कुछ तलबा को नालायक भी होना चाहिए ताकि गवर्नर बन सकें। सर, कुछ तलबा को और ज़्यादा नालायक भी होना चाहिए ताकि वो एंकर बन सकें, जैसा कि मैं। कुछ बोरिंग खबरें आपकी खिदमत में पेश कर दूं, उसके बाद फिर कुछ एंटरटेनमेंट की जानिब बढ़ेंगे। तब्दीली सरकार ने, बल्कि मेरे मसीहा ने एक मरतबा फिर इंकशाफ फरमाया है कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है। मैं अपने गिरदोपेश में कई मरतबा मैंने गर्दन घुमा के देखा कि वो पाकिस्तान जिसका जिक्र हो रहा है वो कहाँ है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। आज अपने पैनलिस्ट से पूछने की कोशिश करेंगे। मसीहा फरमाते हैं कि बरामदात में इजाफा हुआ है, ये भी कंफ्यूजन है। अगर बरामदात में इजाफा हुआ है तो कुछ रोज़ पहले गवर्नर स्टेट बैंक को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बरामदात में कमी के बारे में अपनी तशवीश का इज़हार फरमाते? खान साहब फरमाते हैं कि सीमेंट की फरोख्त में इजाफा हुआ, गरीब खाने से चला गया, ये सीमेंट बिकने पर बगलें बजाई जा रही हैं सरकार की। वाह। कह रहे हैं कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम हुआ। सर, डॉलर के नर्ख आपके आने के बाद जितने बढ़े थे आपको मेरे ख्याल है वो याद नहीं रहा। फरमाते हैं कि गैर नफाबख्श इदारों की निजकारी कौमी मफाद में। मुझे याद पड़ता है कि जब आप अपोजिशन में थे तब यही निजकारी ऐन हराम थी जिसे आपने आज हलाल कह दिया। दूसरी जानिब एक और खबर बता रही है कि मुल्क में नकदी की तलब में खातिर खा इजाफा, बैंकों से धड़ाधड़ रकूम निकाली जाने लगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि गवर्नर स्टेट बैंक को ऐसा लगता है कि आवाम जो है वो टैक्स नेट से बचने के लिए अपना सरमाया जो है वो बैंकों से निकाल रहे हैं। हुजूर, आवाम के ऊपर उंगली उठाना तो बड़ा आसान है, ये काम तो कोई भी कर सकता है। आप कोई पहले आदमी थोड़ी हैं जो आवाम के गले ये इल्ज़ाम बांध रहे हैं। ज़रा खवास से कुछ लेके दिखाइए तो मैं जानूं। ताहम एक बुरी खबर, खैर हुकूमत के लिए तो सारी खबरें ही आजकल बुरी हैं। एक और बुरी खबर यह है कि हुकूमत टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने में नाकाम हो चुकी है। सरेराह शब्बर जैदी साहब दागे मफारकत दे चुके हैं। हारून अख्तर साहब जो हैं उन्होंने भी कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। इट मीन्स कि गाड़ी ऑटो पे लगी हुई है। गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 11% कम, 3.25 लाख अफराद टैक्स नेट से निकल गए, 16,000 ताजिर भी टैक्स नेट से बाहर। दूसरी जानिब आवाम को सरप्राइज देते हुए तब्दीली सरकार ने टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ा दी। आवाम को कई गुना इजाफा, खातिर खा इजाफा पेट्रोलियम प्राइसेस में मिल सकता था, ताहम ये होशियारी करके आलमी मईशत जो कि सुस्त रवि का शिकार थी, खाम तेल की कीमतों में $45 फी बैरल रिडक्शन का फ़ायदा भी ना उठाया गया। आवाम को यह फ़ायदा कन्वे ना किया गया और मामूली रिडक्शन पर आवाम को टरखा दिया गया। ताहम इस दौरान में एक ऐसी खबर जिससे न जमहूर का कुछ जाएगा और इंशाअल्लाह न जमहूरियत का, वो ये है कि परवेज़ खटक और उस्मान डार ने एक अखबारी
इत्तला के मुताबिक सरकारी घरों पर कब्जे कर लिए हैं, मगर मजाल है कि इससे मुल्क को कोई नुकसान हो? नहीं। जिस तरह से गंदम और चीनी लूटने वालों में कोई सरकारी आदमी नहीं है, सारे अपोजिशन वाले हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि सिंध हुकूमत खवातीन मार्च को तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें दे। सर कुछ हम मर्दों की जानिब भी अगर हो जाए तो फिर। बाकी एक औरत का मुझे याद आया, अयान अली नामी एक औरत जो है वो 4 साल बाद सोशल मीडिया पर मुखी हैं और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने की नवीद सुना दिए। इनके कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी तक डोल ड्रम्स में उनके पता नहीं चल सका कि वो किधर गए, किसने उनसे करवाए थे। खैर, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम इख्तियार बेग साहब, मारूफ ताजिर, सनतकार, राइटर, वॉटेवर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ अगर मैं कहूँ तो मुझे उम्मीद है कि ये हरगिज़ बुरा ना मनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा एक मरतबा फिर हमारे शो की जीनत बढ़ाने के लिए और जो सवाल पूछा गया उसका जवाब हरगिज़ न देने के लिए मेरे साथ जलवागर हैं। मीर मोहम्मद अली साहब, मेरा ख्याल है कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है, जब ये बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सब देखते रह जाएंगे कि ये कौन है। और अली गौहर बलोच साहब, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए हस्बे रिवायत हस्बे दस्तूर मैं पहले सरकार की तरफ जाऊं तो मेरे ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम नक्शा उठाइए और ज़रा मुझे बताइए मैडम, वो पाकिस्तान कहाँ है जहाँ तेज़ी से तरक्की हो रही है, जहाँ धड़ाधड़ सीमेंट बिक रहा है, जिस पर मेरे मसीहा जो है शादा और फराह हैं। कल भी उन्होंने कहा था कि 2020 जो है वो जॉब्स क्रिएशन का साल है। मैडम जब से आप आई हैं जॉब्स के तो लाले पड़ गए, ये क्या हो रहा है? कहाँ बताया जा रहा है, कहाँ दिखाया जा रहा है और कहाँ मारा जा रहा है? नूरुल आरिफीन, एक तो आपका इंट्रो सुन के दिल बाग बाग हो जाता है और इतने मुश्किल हमारे हालात हैं, हमें इतने चैलेंजेस का सामना है, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ आप बात को आवाम तक पहुंचाते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि तनकीद सुन सुन के और इस तरह से जो हुकूमत पे सारा दिन ताबड़तोड़ हमले होते रहते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत नेगेटिव तरीके से, वो मुझे तो उससे बहुत अफसोस भी होता है। आपने मुझसे सवाल जो पूछा है उसका जवाब मैं नहीं दे रही हूँ, उसका जवाब जो है वो बहुत सारे इंटरनेशनल इदारे आपको दे रहे हैं। वो ये आपको बता रहे हैं कि सबसे ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान जो है वो रिफॉर्म एजेंडे के ऊपर चल रहा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चल रहा है। आपको वर्ल्ड बैंक भी बता रहा है कि आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 पॉइंट आप ऊपर गए हैं, वन विंडो ऑपरेशन आपने इंट्रोड्यूस की है। फिर आप एडीपी के पास गए, उन्होंने हमारा बजटरी सपोर्ट फंड 2017 में बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपकी फिस्कल मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, अब उन्होंने उसको दोबारा रिस्टोर किया है। फिर आप मूडीज़ के पास जाएं, वो कहते हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो नेगेटिव से स्टेबल में आ गई है। फिर आप फिच और जेपी मॉर्गन जो सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, उनमें आप जाके उनकी रिपोर्ट देखें, वो कहते हैं कि आप लोगों को वो इनकरेज कर रहे हैं कि आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट अब बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे आपको जो है बहुत सही तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको फ़ायदा भी होगा, मुनाफा भी होगा। टेक्सटाइल बिजनेस में आप देखें कि कैपेसिटी तक हमारी जो मिलें काम कर रही थी, ये पिछले 1 महीने की पूरी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही थी। हमारी फरवरी में 13% एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है पिछले साल फरवरी से, अगर आप उसको कंपेयर करें। इन्फ्लेशन जो कि 14 पे थी, वो भी चूँकि चाबुक पकड़ ली है प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी 2% अब कम हो गई है। और IMF ने कहा है कि आइंदा चूँकि आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो ये इन्फ्लेशन जो है वो और कम होगी। और उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान जो है वो अमंग सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जो 20 मुल्कों की हैं उनमें वो शामिल होगा। मैडम तो की खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। आपने जितनी अच्छी माशाल्लाह मंजरकशी की है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। पर बताता है कि आप बोलती ही रहें और मैं सुनता ही रहूं, क्योंकि जैसे ही आप खामोश होंगी हकीकत हाल जो है वो मुझे चैन लेने नहीं देगी। मैं फौरी तौर पर आपने जो भी कुछ बयान फरमाया उसकी तरदीद के लिए रुजू करूँगा मोहतरम जनाब इख्तियार
बेग साहब से। हुजूर वाला सर ज़रा जल्दी से तरदीद फरमाकर कुछ दिल मुस्तरिब को करार फरमाइए। सर ये जितना इन्होंने बताया है इससे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क में मेरा ख्याल है कि शिफ्ट होने ही वाला हूँ। अब सब कुछ अच्छा है या शो के ख़त्म होते होते हो जाएगा, ऐसा है? देखिए, मैं ख़ुद भी एक सनतकार हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता हूँ, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो जो मैं बात करूँगा पहली तो वो अमली प्रैक्टिकल है, डेली हमें सुबह से शाम तक वास्ता पड़ रहा है। ये बात सही है कि इकॉनमी को बेशुमार चैलेंजेस हैं, लेकिन इकॉनमी की जो तनज़ुली का हाल है उसमें सबसे पहले जो वरीसम चीज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र है, वो सर्कुलर डेट 1900 अरब रुपए के हो गए। गर्दिशी कर्ज़े ये रिकॉर्ड लेवल अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में यहाँ तक नहीं पहुँचा है। प्राइवेटाइजेशन के वादा किया था और आईएमएफ से भी हमने एग्री किया था। तीसरे रिव्यू पे आईएमएफ अलाउ नहीं कर रही थी तीसरी किस्त, क्योंकि हमने कहा था कि हम प्राइवेटाइज करेंगे और 1000 अरब रुपए सालाना हम गुड मनी फॉर बैड मनी आरफीन खर्च कर रहे हैं सिर्फ इन इदारों को। जो जैसे स्टील मिल है उसकी चिमनी में धुआं नहीं निकल रहा है, लेकिन उसके मामला चलाने के लिए, सैलरीज़ के लिए, तनख्वाहों के लिए, इस तरह से मिला कि 1000 अरब सालाना जो है हमारा उन यूनिटों पे जा रहा है जिसमें पीआईए है, जिसमें रेलवे है, जिसमें स्टील मिल है, जिसमें वापदा आ रहा है। इसमें भी कोई रिफॉर्म्स, इसमें कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ जो वादा किया गया था। सर्कुलर डेट का वादा किया था वो बढ़ गए, दुगने तकरीबन हो गए, 1200 थे, अब वो 1950 पे आ गए। और उस सर्कुलर डेट को कम करने के लिए जो अभी आपने जुमला कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो 60 इन्होंने पास ऑन नहीं किया, 40 रुपये पास ऑन करा। 60 का इन्होंने सेल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स की शक्ल में लीवे लगा दिए पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। तो 100 बचा तो 60 आपने इजाफी टैक्स की शक्ल में दे दिया, 40 आपको फ़ायदा हो। यानी जो इंटरनेशनल मार्केट में $45 फी बैरल का एक प्राइसेस में कमी हुई थी, वो पास ऑन नहीं हुई है, वो 40% पास ऑन हुई है। अब आप आ जाइए सनत के ऊपर। आप कहते हैं नौकरियां मिल रही हैं, जॉब्स। मैं ये कह रहा हूँ नौकरियां मिल ही नहीं सकती। डिस्काउंट रेट जो 13.25% था स्टेट बैंक का, जिसकी वजह से बैंक के लैंडिंग रेट 15 और 16%, 15 और 16% हो गए हैं, उस पर कोई सनत नहीं लग सकती। 155 का डॉलर और 16 और 17% मार्कअप में, और एक मुझे कोई नाम बता दे कि ये सनत लगी, मैं यहाँ जवाब दे दूँगा, टेलीफोन पे बतला दे, नहीं लगी। तो नई मुलाजमतों के मौके तो जमूद का शिकार है, लग नहीं रहे। अब आपने अपनी जीडीपी को कम किया आईएमएफ के कहने पे। पिछली दौर हुकूमत में जीडीपी जो ख़त्म हुई थी, ख़राब अच्छी, वो 5.3 से ये 5.5 थी, 5.5 या 5.25। वो अब इन्होंने एग्रीमेंट्स में आईएमएफ से कम करके 2.5 कर ली है। इसके मैंने 3% जीडीपी को इन्होंने खुद एग्री किया, और मैं उन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हम कम करेंगे इन्फ्लेशन को, अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए। आपकी ओवर हीटेड इकॉनमी थी, इसको इकॉनमी में कहते हैं कूलिंग डाउन ऑफ इकॉनमी। 3% जब इकॉनमी को कूल करेंगे, 1% में 5 लाख लोग बेरोज़गार होते हैं, 3% में 15 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। अच्छा, जब नई सनतें नहीं लग रही तो नई जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है। आप लोगों ने कहा कि 2020 ग्रोथ का साल है। आज मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं यहीं कराची का वासी हूँ, जब चाहे बुला लीजिएगा। 2020 में एक जॉब क्रिएशन नहीं होगा। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मीर मोहम्मद अली साहब, हुजूर वाला, जितनी परेशान कुन सूरत हाल दिखाई है इख्तियार बेग साहब ने, हुजूर कोई रोशनी की किरण आपको नज़र आती है? आप चैलेंज करने की पोजीशन में हैं इन आदाद व शुमार को जो इन्होंने अभी बयान फरमाए। इन्होंने कहा कि 15 लाख अफराद जो है, सॉरी 5 लाख अफराद गालिबन, 5 लाख 1%, 5 लाख 1% पे, तो 15 लाख ऑब्वियसली हो गए 3% पे। ये लोग अपनी मुलाजमतों से जाएंगे। 2020 किसी एतबार से जॉब क्रिएशन का साल नहीं है। प्लस वो 3 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी बकौल गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान आई है, हुजूर वाला, उसके इफेक्ट्स किधर हैं, किसको ट्रांसफर हुए हैं, जरा बयान फरमाइए। वो हॉट मनी है।
मज़ेदार बात यह है नूरुल आरफीन के मीडिया हमेशा सास होती है और हुकूमत हमेशा बहू होती है। कुछ ना कुछ खामियां ये मीडिया निकालता है। उज़मा जो कह रही हैं वो भी सही है, इख्तियार भाई जो कह रहे हैं वो भी सही है। देखिए, ना ही इकॉनमी ग्रो हो रही है और ना ही मज़ीद तबाह हो रही है। लेट्स टेक अ बैलेंस्ड व्यू। वो छोड़ दें क्या थी कहाँ थी, वो तो फिर इसी तरीके से ज़िंदगी भर हम पुरानी ही बातें करते रहेंगे। ये साल मेरे ख्याल में थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन आनी चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से सारे प्राइसेस बढ़ गए थे, डॉलर को डिवैल्यू करने की वजह से हमारे हर क़ुव्वत ख़रीद बेइंतहा कम हो गई थी, हमारे डॉलर बेस जो लोन्स थे वो बढ़ गए थे। तो अभी ये कहना कि तरक्की कर रहा है पाकिस्तान बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल में इस वक्त हम आईसीयू से निकल कर रेगुलर अस्पताल रूम में आ गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मन बिल्कुल सही होगी, दोबारा आईसीयू में जा सकता है। तो एक ओवर ऑप्टिमिज्म होती है और एक ऑप्टिमिज्म होती है। ओवर ऑप्टिमिज्म इज ऑलवेज रॉन्ग। अभी पहली दफा इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। ये पहला महीना था कि जिसमें 14% से लेके 12.4% तक आया है। क्या 12.4% बेहतरीन है? बिल्कुल नहीं। क्या 14 से 12 पे आना अच्छी चीज़ है? जी, थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसको कंटिन्यूसली नीचे लेकर आना है। एक आम आदमी के लिए इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको करंट अकाउंट डेफिसिट से कोई फर्क पड़ता है ना, उसको फॉरेन से फर्क पड़ता है, ना ही इंटरेस्ट रेट से। उसको अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ों उनके कीमतों में कंट्रोल जाए, उसके क़ुव्वते खरीद कम नहीं हो रही तो कम से कम बरकरार रहे, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इस वक्त हम हुकूमत मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दे रही है और अवाम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर फंसे हुए हैं। तो ये दोनों तरफ दोनों चीज़ें सही है। ये कहना हम गलत कह रही है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी जो इख्तियार भाई ने कही कि जी 16% पे कोई इंडस्ट्री लग सकती है, मेरे ख्याल में तो नहीं लग सकती। बिल्कुल राइट सर। थोड़ा सा अली गौहर बलोच साहब का भी रुख करेंगे, जरा उनका भी वर्जन इस हवाले से ले लें। अली गौहर साहब, सर जहमत की माजरत, काफ़ी देर आपने इंतजार की जहमत उठा रखी। सर ये मुझे बताइएगा, खान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है, वो राय तो तेल हो गई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे माहिर माशियात जनाब मीर मोहम्मद अली साहब ने वाशगाफ अल्फाज में बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज हमारी खाम ख्याली ही समझिए। हुजूर वाला सर, इससे पहले भी खान साहब मुतअद्दिद मौक़ों पर ये कहते रहे कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। फिर आखिरकार एक दिन खुद ही घबरा कर हारून अख्तर साहब को बुला बैठे, और जब हारून अख्तर साहब ने ब्रीफ किया तो घबराहट इतनी तारी हुई कि उसके बाद फिर शब्बर जैदी भी घबरा करके चलती गाड़ी से कूद गए, और उसके बाद हारून अख्तर साहब की भी जो नौकरी जो लगने ही वाली थी वो भी ना लग पाई। बताया गया है, रावी ये कह रहा था कि हारून अख्तर साहब ने इज्जत बचाई और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस गाड़ी का कोई भी जो है वो मसीहा साबित हो नहीं सकता। सर ज़रा रोशनी डालिएगा। आरफीन भाई, मुझसे पहले मीर साहब ने और बाकी दोस्तों ने इकॉनमी पर तो बहुत अच्छी तरह से बात की है। चूँकि मैं एक इलेक्टेड बंदा हूँ और कारकुन हूँ एक पार्टी का, तो मैं वही बात करूँगा जो कि एक अवामी स्टाइल की बात है। देखें, इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुँच चुका है, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त आपने देखा कि मैं तो बहुत सादा अल्फाज में ये बयान करूँगा कि उस वक्त बिजली के रेट क्या थे, उस वक्त गैस के रेट क्या थे, उस वक्त अद्वियात के रेट क्या थे। हाँ, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क के कुछ सनतकार ज़रूर तरक्की कर रहे हैं। वो जहांगीर तरीन साहब हैं जिन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से शुगर माफिया के लिए सब्सिडी ली और चीनी का स्कैंडल बना, मुल्क ज़रूर तरक्की कर रहा है। खुसरू बख्तियार साहब ने अरबों रुपए कमाए और कौम का पैसा हड़प किया। आटा बहरान और चीनी बहरान के ज़िम्मेदारों की जो रिपोर्ट्स थी वो खान साहब पब्लिश नहीं कर रहे, आवाम के सामने नहीं ला रहे, और मुल्क ज़रूर तरक्की कर रहा है कि लोग इस वक्त एक वक्त की रोटी खाने से भी महरूम हैं।
तो ऐसे हालात में जब आप देखें, ये बात करते हैं टैक्स की, जो इन्होंने बजट में टैक्स के टारगेट रखे रेवेन्यू के, आपको पता है कि ये उसके तकरीबन हाफ में भी अभी साल ख़त्म होने को है और बड़ी मुश्किल से ये हाफ तक भी नहीं उसके पहुंच सके। और इस वक्त ये 250 अरब के नए टैक्स लगाने की और मिनी बजट बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जिस इनकी करप्शन और जहाँ तक जो इनके केसेस थे, जो BRT पेशावर थी, उसके अलावा जितने भी इनके फॉरेन फंडिंग केस थे, हर शोबा में इन्होंने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। और जो आमिर कियानी साहब जो थे, वो जो पाकिस्तान की आवाम के साथ कर गए, आज आप देखें कि मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि एक इंसुलिन जो शुगर के पेशेंट के लिए है वो डबल से भी ऊपर चली गई है। और जो गुर्बत की लकीर है वो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि वो जो सिंगल डिजिट 4 और 5 पर थी, वो इस वक्त 12, 13 और 14 को छू रही है, डबल डिजिट में चली गई है। तो ऐसे हालात में आप क्या तवक्को करते हैं? हर तरफ मायूसी का दौरा है। और रहेगी पेट्रोलियम मसनूआत, तो वो पहले मीर साहब बता ही चुके हैं और आपको बाकी दोस्तों ने भी रोशनी डाली है कि वो देखें कि जो आवाम को एक रिलीफ मिलना था, अब वो सारे अपने जो टैक्स टारगेट्स हैं वो पेट्रोलियम की मसनूआत से ये पूरी करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जो कि हरगिज़ नहीं होगी। तो चूँकि मैं लाइटर फॉर्म में बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त तो कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता जो इनकी ATMs मशीन्स हैं वो ज़रूर तरक्की कर रही हैं और वो इस वक्त अपनी तिजोरियाँ भरने में मसरूफ़ हैं। और ये देखें कि ये मतलब है कि इन बहरानों में और इस सूरत हाल में आप ये बताएं, माँ सवाए अपोजिशन को विक्टिमाइज़ करने के, इन मसाइल का जो हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो ये लोग वोट चोरी करके आए और ये जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसको जाना होगा और फिल फॉर पाकिस्तान में गैर जानिबदाराना इलेक्शंस करवाए जाएं ताकि पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत आए। जब तक पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, पाकिस्तान के मुआशी हालात, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत किसी सूरत भी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। आरफीन भाई, गॉट योर पॉइंट सर। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आते हैं कुछ और सवाल आते हैं कि जिनका अहाता करना भी बाकी है। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उज़्मा कारदार साहिबा की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए अब ज़रा थोड़ा सा कुछ दिलचस्प गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो फिर ज़ाहिर है कि गुफ्तगू काफ़ी खुशकी है। मोहतरमा, ये मुझे बताइएगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब फरमा रहे थे कि कुछ तलबा को नालायक भी होना चाहिए ताकि गवर्नर बन सकें, लेकिन क्या ही ज़रूरी है कि सारे नालायक एक ही छतरी तले आ जाएँ? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वजह से पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, ये कहना है फैसल द ग्रेट जावेद का, जो अब सेनेटर है खैर से। ये सबक जो पढ़ाया गया था इम्तिहान से पहले, इलेक्शन से पहले, ये सबक आपके ख्याल में खुदा खैर करे कब तक भूल जाएंगे आप लोग, ताकि फिर कोई काम की बात भी सुने? अगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने कौम को ट्रैक पे से हटाया, पाकिस्तान पर इनकी वजह से मुश्किल वक्त आया, तो फिर आपने इन्हें मेडिकल NRO क्यों दिया और उसके बाद अब छाती पीट रही? क्या कहेंगी मैडम? ज़रा थोड़ा सा तफसील से अगर आप ना बताएं तो ज़रा अच्छा होगा, क्योंकि फिर मैं सबसे बात कर लूँगा। देखें नूरुल आरिफीन, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मीर साहब आपके माहिर मईशियात हैं और इन्होंने बिल्कुल क्लियर जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमें मईशत इंटेंसिव केयर में मिली थी और अब हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके उसको हम वार्ड तक ले आए हैं। लेकिन अभी हमारा मुश्किल टाइम ख़त्म नहीं हुआ, हमारी स्ट्रगल अभी जारी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो अगला साल है इसमें आसानियाँ जो हैं और होंगी और हमारी इकॉनमी जो है
वो एक नेचुरल, चूंकि अब जो डॉलर है इन्होंने आर्टिफिशियली मेंटेन किया था, जो अब आपकी जो करेंसी है उतनी स्ट्रांग होती है जितनी आपकी इकोनॉमी होती है। अगर आप उसको नेचुरल फोर्सेस के मुताबिक नहीं रखेंगे तो आपका मुल्क जो है वो इसको नहीं सहार सकेगा। आप मैं ज़रा बताती चलूँ जो ये मोहतरम पीपल्स पार्टी में कि इनकी हुकूमत अच्छा, यानी आपने मजे की बात ये कि इस दफा भी वही किया, चार मेहमान बैठे हुए हैं, यानी आपने मेरा कोई ख्याल नहीं किया। मैंने बाकायदा 2 सवाल थ्रो किए और आपने दोनों को खुले लाइन लगा करके आपने अपनी तकरीर शुरू फरमा दी। मैडम, मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये कोई जलसा नहीं है जिसमें आप सबक सुना रही हैं। काइंडली अगर आप मुझे मेरे सवाल का जवाब पहले इनायत करें तो फिर मैं आपसे जो है ना वो आगे का सबक सुन लूंगा कि कितना याद हुआ। ऐसे तो फिर नूरुल आरिफीन, ऐसे में तो फिर ऐसा ही होता है। अगर मुझे 15 मिनट बैठ के इनकी बातें सुननी पड़ी हैं तो आपका क्या ख्याल है कि मैं उसका जवाब दिए बगैर आपका जवाब देना शुरू कर दूंगी? ये तो हो नहीं सकता। तो फिर मैं शाह फरमान की आपको बात बताती हूँ। आपने आइंस्टाइन का सुना था? बहुत मशहूर वो साइंटिस्ट थे, वो भी पीटीआई में था, वो भी स्कूल से भागे हुए थे। नहीं, वो पीटीआई में तो नहीं था यकीनन। उन्होंने उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन वो कितना बड़ा नाम उनका दुनिया में था। तो शाह फरमान जो हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अगर नहीं भी पूरा स्कूल पढ़ते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें जहनियत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग अच्छा, हैं, ये सारे अनमोल रतन, ये सारे अपनी माँ के लाल सिर्फ पीटीआई को मिले, यानी एक शाह फरमान हो गए, दूसरा वो केपीके का वजीर तालीम जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है लेकिन मैट्रिक पास है। ये सारे अनमोल रतन आप सरहद के उस पार से लेके आई हैं, क्या ड्यूटी वगैरह इस पे पे की होगी अंदाजन? नहीं, ऐसे आप ऐसी ना, आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की देख लेना कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। हालांकि वो तो क्रिकेट में थे, मतलब कहां चले गई उनकी बहुत मैं तो आला जा ही नहीं सकता, क्वालिफिकेशन है। अभी कुछ दिन और नौकरी करनी है मैडम, कहां चली गई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, अभी जरा मामला ग्रे एरिया में न चले जाएं। जरा मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं थोड़ा सा तवक्कुफ किस तरह करूंगा मैडम? मैडम, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आप यकीन जानिए। बात आपको मेरी सुननी पड़े, एक आखिरी बात आपको सुन के जानी पड़ेगी। आपकी जो असेंबलियां हैं, आपकी जो पार्लियामेंट है, उसका लॉ ये कहता है कि पढ़ा लिखा होना जो है कोई जरूरी नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ें और आप आवाम की नुमाइंदगी करें। कोई वहां पे क्लॉज या रूल नहीं है कि आपने बीए पास होना है या आपने एफए पास होना है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, बुरा मत देखो, बुरा मत जानो, बुरा मत कहो, लेकिन अगर बुरे से फायदा होता है तो बुरा जो है वो अपना लो। मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं इख्तियार बेग साहब, मैडम थोड़ा सा अगर आप ब्रेक पर पाँव रखें तो मैं जरा दूसरों से बतिया लूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। इख्तियार बेग साहब, हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, इससे पहले मामला बड़े खराब हैं, अब मैं जोर से बोलूंगा और आपने जोर से जवाब देना, वरना मैडम का तो बड़ा मामला है। सर, ये मुझे बताइए, मुल्क को 8 माह में 15 अरब 70 करोड़ डॉलर से जायद तिजारती खसारे का सामना, ये रकम इतनी बड़ी है कि मेरा दिल धक धक कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ेशन की तरफ मामला है। फिर भी खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। सर, क्यों ना घबराऊं मैं जब इस किस्म की खबरें छप रही हैं? और खैर, ये खबरें भी जमहूरियत दुश्मन है, क्योंकि खान साहब कह चुके हैं कि अवाम ने जो है वो मीडिया का जो है वो एक तरह से जुज़वी बाइकॉट ही करना है, ना टीवी देखो ना अखबार पढ़ो, वो पहले ही नसीहत फरमा चुके हैं। जी नूर अरफीन, देखें, तिजारती खसारा ये होता है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़र्क को तिजारती खसारा कहते हैं। हमारी इम्पोर्ट जो थी वो बढ़ के 58 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी और एक्सपोर्ट 23-24 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं थी। इसका फ़र्क तिजारती खसारा है और ये आपके रिज़र्व्स को खा जाता है। और यही हुआ कि हमारे रिज़र्व जो हैं फ़ॉरेन के, वो तकरीबन 7 बिलियन डॉलर बमुश्किल रह गए थे, जो 2 महीने के भी नहीं थे इम्पोर्ट की बिल पूरा करने के लिए। अब इन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से अपने रिज़र्व बढ़ाएँ। उसमें कुछ हमारे दोस्त ममालिक ने अपने डिपॉज़िट, जिसको हम सॉफ्ट डिपॉज़िट कहते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया 3 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन यूवी है, 1 बिलियन चाइना है, वो शामिल है। और फिर एक हॉट मनी आपने सुना होगा जो आजकल है कि बाहर के फ़ंड मैनेजर जो हैं वो 1 या 1.5% पे डॉलर में लोन लेते हैं, उसको पाकिस्तान में रुपए में कन्वर्ट करके 13% पे, 12.5% पे ट्रेजरी बॉन्ड, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक साल 6-6 महीने का, और इस तरह से कोई 12% या 11% मुनाफा बाहर लेके जा रहे हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये डिपॉजिट बड़े एक्सपेंसिव फॉरेन रिजर्व जो है अब बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि उसका शरह सूद जो है आपको 11% दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन यह आपकी मजबूरी है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने
भी वो तमाम स्ट्रेटजी अपनाई है जिसमें आपने महंगे कर्जे भी ले रहे हैं, जिसमें महंगे डिपॉजिट भी ले रहे हैं, जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सरमायाकारी भी आप ले रहे हैं, जिसको हॉट मनी है, 3 अरब डॉलर का थे। अब अगर एक्सचेंज रेट आपका रुपये का टूटता है, डीवैल्यू मज़ीद होता है, या ये ट्रेजरी बॉन्ड की जो शरह सूद है वो कम होती है, ये पैसे रातों रात निकल जाएंगे। 1 मिनट में ये पैसा $3 बिलियन दोबारा जहाँ से आया था वहीं उड़ के चला जाएगा। ये डिपॉजिट्स नहीं है, ये रिजर्व्स नहीं है, ये मुस्तहकम रिजर्व्स नहीं है, ये सस्टेनेबल रिजर्व्स नहीं है। तो आप भी सब गिमिक्स वो कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किए थे, और फिर बाद में नए आने वाले इन चीज़ों को टीवी पे आपके प्रोग्राम में उठाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हकीकत बता देनी चाहिए अब हमको। तो वेरी ऑनेस्ट, जो आपसे गुफ्तगू हो रही है सर, मुझे तो वो जो खान साहब का इरशाद है कि घबराना नहीं है, मैं तो मुसलसल घबराए चला जा रहा हूँ। मैं मीर मोहम्मद अली साहब से जानने का ख्वाह हूँ सर, मैं क्यों ना घबराऊँ जबकि गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 11% कम हुई, 2.25 लाख अफराद टैक्स नेट से निकल गए, 16,000 ताजिर भी टैक्स नेट से बाहर, हुकूमत टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने में भी नाकाम, टैक्स आमदन में शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए, मैनेज करने के लिए पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ा दी गई। हुजूर कुछ फरमाइए। जैसे अताई डॉक्टर होते हैं ना, वैसे आजकल अताई मईशतदान भी बन गए हैं। आपको ये जो फिगर्स मिले हैं इसमें से आधे से ज़्यादा गलत है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनी पार्टी, मगर टैक्स फाइलर्स 1.63 मिलियन से 2.46 मिलियन पे आ गए हैं। तो ये आजकल ऐसे हो गया है कि जो खबर मईशत से रिलेटेड है हम ये नहीं समझते कि हम मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान गए साइड पे, इमरान खान की दुश्मनी में जो इमरान खान को कहना है कह दे, मगर हर कोई आजकल एक सर मैं उनकी दुश्मनी के भी लायक कहा हूं, मतलब बहुत डिफरेंस है। हमें तो मेरे वजीर आज़म है। नहीं, मैं दुश्मनी की बात ही नहीं कर रहा। देखिए नूरुल आरिफीन, आप और मैं दोस्त हैं, हमें पता है कि जो हुकूमत गलत कहेगी कि तो उस पर हम यकीनन अपनी उंगली उठाएंगे। दूसरी बात जो मैं इख्तियार भाई ने की, इख्तियार भाई इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, 99% ऑफ द टाइम आई एग्री विथ हिम। अभी जो इख्तियार भाई ने कहा कि 1.5% डॉलर में बोरो करके यहाँ 13% पे लगा रहे हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर फ्रॉम वॉल स्ट्रीट लेट मी कंफर्म दिस टू यू कि बोरोड मनी ओवरसीज नहीं लगाई जा सकती। कोई इन्वेस्टमेंट बैंक, कोई म्यूचुअल फंड अमेरिका या इंग्लैंड या जापान या जर्मनी के बैंक से 1.5% पे लोन लेके पाकिस्तान की ट्रेजरी बिल्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकता। ये साकरा अकाउंट में फंड्स होते हैं, साकरा अकाउंट। दूसरी चीज, हम स्टेट बैंक में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को खोलने की इजाजत दी गई है, कन्वर्टेबल अकाउंट है, और इस अकाउंट में दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जा सकते हैं। दो यहाँ थोड़ा सा वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। अली साहब थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा, मैं ब्रेक के बाद सीधा आपकी तरफ आता हूँ, आप अपनी गुफ्तगू फिर कंप्लीट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रेट अवे जाएंगे मीर मोहम्मद अली साहब के पास। मीर मोहम्मद अली साहब, हुजूर वाला अपना जुमला आप कंप्लीट कीजिए, फिर साकरा अकाउंट्स के बारे में कुछ मुख्तसर मालूमात अगर आप हमारे नाजरीन तक पहुंचा सकें, फिर मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊँ। देखिए मेरा इख्तिलाफ इस चीज़ से नहीं है कि हॉट मनी इज़ नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इस चीज़ पे मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरा इख्तिलाफ इस बात पे था कि आप डॉलर में 1.5% पे बोरो करके, बोरोड मनी हॉट मनी नहीं बन सकती, सिंपल इज दैट। दूसरी चीज़, जब आपको कर्जा लेना है तो आप अगर अपनी लोकल करेंसी में ले रहे हैं, जो कि अब ट्रेजरीज में लिया जा रहा है, वो 100 गुना बेहतर होता है बनिस्बत डॉलर बेस लेने की। जैसे इसाक डार साहब ने 7.5% के ऊपर जो $2 बिलियन के बॉन्ड इशू किए थे, आज डिवैल्यूएशन के साथ वो 7.5% नहीं 28% कॉस्ट करेंगे जब हम पे बैक करने के लिए जाएंगे।
क्योंकि हमारी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। तो हम अगर बात करें तो फिर एक बिल्कुल हर चीज को बैलेंस रख के बात करें। बाहर से किसी कॉस्ट में जो फंड्स आ रहे हैं 1.5 या 2 से ज्यादा नहीं, वो 13% पे यहाँ रखे जा रहे हैं और डिफरेंशियल तकरीबन 12%, 11.5% का है, जिसमें वो कन्वर्टेबल अकाउंट साकरा अकाउंट में अदम इत्तेफाक की फजा देखते हुए मैं यहाँ जाऊंगा अली गौहर बलोच साहब के पास, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। एक रस्म है। अली गौहर बलोच साहब हुजूर वाला, सर ये मुझे बताइएगा, ये शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ाई गई है, जिस पर कल शहबाज शरीफ साहब भी मोतरस थे, पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम जितना टैक्स दे रहे हैं, ये डिटेल्स मेरे पास मौजूद है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि मुझसे पढ़े लिखे ज़ाहिर लोग यहाँ मौजूद हैं, वो चैलेंज कर देंगे और मैं मुंह देखते रह जाऊँगा, जैसे अभी मीर मोहम्मद अली साहब ने किया। तो बेहतर यही है कि मैं इधर उधर से गुजर जाऊँ। सर ये मुझे बताइएगा, खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तब प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर साहब और खान साहब खुद खड़े होकर के ये बताया करते थे कि पेट्रोलियम प्राइजेस महज इतनी होनी चाहिए। हुजूर वाला अब तो अनान इक़्तिदार अपने हाथ में, अब ये मौजज़ा क्यों नहीं हो पा रहा? आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत है वो भी कम हो गई, खातिर खा कम हो गई, उसके बावजूद भी वो जो मुनाफा है वो जो नफ़ा है वो आवाम तक कन्वे नहीं किया गया। देखिए, खान साहब ये फरमाते थे कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म करप्ट होगा तो अवाम का एतमाद हासिल नहीं होगा और अवाम जो हैं वो टैक्स नहीं देंगे। आज आप देख लें कि 13 अरब का तारीख़ी कर्ज़ा 1.5 साल की मुद्दत में खान साहब ले चुके हैं, और वो कहते थे कि जब पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हों तो यूँ ही समझ लें कि वज़ीर आज़म करप्ट है। अब हम न्याजी साहब के उस बयानिए को तस्लीम करें या आज के बयानिए को तस्लीम करें, जो कि पूरी कौम जानती है। और गर्दिशी कर्ज़ों का आप देख लें, इधर माशाल्लाह मुझसे इंतहाई ज़हीन व फ़तीन लोग बैठे हैं प्रोग्राम में कि वो 800 अरब से 1900 अरब तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो इन हालात में मैं वही गुजारिश करूंगा कि मुल्क कभी मुमकिन नहीं है कि इन हालात में बेहतरी की तरफ जाए। इस वक्त खान साहब ने, आपको पता है कि जब वो कंटेनर पर खड़े थे तो वो और बयानात देते थे, आज वो जो अवाम के साथ उन्होंने धोखा और फ्रॉड किया है उसको यू टर्न का नाम देते हैं। ये यू टर्न नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम के साथ सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि प्रोग्राम की ड्यूरेशन बहुत कम रह गई है। मैं आपकी तरफ अब नहीं आ पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। अगर उज़मा साहिबा के पास गया तो फिर मैं किसी की तरफ नहीं जा पाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि इख्तियार बेग साहब के पास जाऊं। सर 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट, गवर्नर स्टेट आप नहीं, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। मैडम आना ही पड़ेगा, मतलब सरकार से बच के कौन कहां जा सकता है? मैं आ रहा हूं, 1 मिनट मुझे देना पड़ेगा। मैडम मैं आ रहा हूं, आप खुद ही दे दें, कसम खुदा की आ रहा हूं, थोड़ा सा मुझे लेना भी आता है मैडम, मुझे लेना भी आता है। निमट के आ रहा हूं। पहले भी जो बीन सुनाई है, फसाद में ही सारा टाइम पूरा हो जाएगा। उज़मा साहिबा जो आप कौन सी बीन सुनाना चाहती हैं? आपने अपनी ATM मशीनों अली गौहर बलोच साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। मेरे साथ उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, आप मेरे ख्याल भूल रहे हैं। आप पूछिएगा जरूर। जी मैं आपकी तरफ आता हूं मोहतरमा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। ये बुग़्ज़ इमरान नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा मैं आपकी तरफ आ रहा हूं मैडम, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। चलिए ये मुझे बताइए, जनरल नॉलेज का सवाल है। कोरोना के बायस चीन के मनसूख शुदा ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक का ये फरमाना है। मैडम चलो मरे तरे जैसे हो रहा है, ये सारा ऑर्डर पाकिस्तान को मिल रहा है, बहरहाल एक अच्छी खबर तो है। ये अच्छी खबर, इसके असरात किस हद तक नीचे ग्राउंड पे एक आम आदमी को मुंतकिल करने में ये हुकूमत कामयाब हो पाएगी, और कितनी जल्दी? ये 5 साला मंसूबा तो नहीं बन जाएगा जिस तरह से आप कहती हैं कि सब्र करें। देखें, बात सारी ये है कि हर मंसूबे की एक शॉर्ट टर्म फ़ायदे होते हैं, एक लॉन्ग टर्म फ़ायदे होते हैं। शॉर्ट टर्म में एहसास हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसकी इमीडिएटली यूथ को भी फ़ायदा हो रहा है, और तमाम जो आपका कमज़ोर तबका है उसको स्कॉलरशिप्स भी मिल रहे हैं, उसको सॉफ्ट लोन्स भी उनको मिल रहे हैं, उनकी इमदाद भी की जा रही है। सारा कुछ ये आपकी इमीडिएट मेजर्स हैं जो के लिए
लॉन्ग टर्म जो होती है उसमें ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैडम जिसमें housing अनफॉर्चुनेटली projects मुझे हैं, वक्त से wealth बहुत पहले creation वाइंड और अप की job कॉल दे दी creation गई है। आप यकीन जानिए इसमें मेरा इसमें कोई हाथ आपको नहीं। हमें टाइम देना मुझे पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली वाइंड अप की कॉल दे दी गई है क्योंकि मैडम। ये एक दो मुझे साल ये में जवाब- पूरा मैडम नहीं होगा। नौकरियों का वैसे जरा थोड़ा सा इख्तियार बेग साहब हुजूर वाला सर, जब मैं अपना चैनल किसी दिन खोलूंगा इंशाअल्लाह ताला ये जवाब उस पर रखते हैं, क्योंकि मैं भी मुलाजिम आदमी हूँ सर। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा है। तमाम मौजूद मेहमानों से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि पूरा टाइम आज नहीं मिल पाया उनको, हालांकि फतवा मैंने मुख्तसर रखा था, लेकिन बहरहाल यार जिंदा सोबत बाकी नाज़ी इंशाअल्लाह ताला कल बशरते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।